हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर ओवरव्यू। अब आप बोलोगे मैम द लिविंग वर्ल्ड है क्या? तो द लिविंग वर्ल्ड में आप पढ़ने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ टू डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म एज लिविंग। आप कैसे बोल सकते हो कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया जा सकता है। तो इस चैप्टर को हम कितनी हेडिंग्स में पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो यहाँ पे होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब हम क्या देखेंगे? तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि ग्रोथ, सेकेंड रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेसिकली हम यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स देखेंगे जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगी ही होंगी। देयर विल बी एक्सेप्शंस, बट हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? कैरेक्टर, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, देवर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, ये सारी चीज़ें हम इस वाले पार्ट में देखेंगे, जिसकी हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे जो टॉपिक 2 होगा वो होगा, क्या होगा वो होगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टेक्सोनॉमी। अब जब पहले वीडियो में या पहले पार्ट 1 में आप सब कुछ पढ़ लेंगे अबाउट किसके बारे में? लिविंग के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो आप देखेंगे कि इस अर्थ पर जो लिविंग है, जो लिविंग वैरायटी है एग्जिस्ट करने वाली, वो मिलियंस और बिलियंस में है। बिलियंस तो नहीं बोलना चाहिए, मिलियंस में है। अब उस मिलियंस ऑफ वैरायटी को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए आपके पास कुछ तरीके होने चाहिए। तो जो मिलियंस में एग्जिस्ट करने वाली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, बिकॉज वो सारे मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम नहीं है। मैं बोलूँ मैं, और एक यहाँ पे छोटा सा मॉस्किटो या कुछ भी हाउस फ्लाई होगी, वो भी लिविंग है, मैं भी लिविंग हूँ, लेकिन क्या हम सेम हैं? नो, वी आर इंटायरली डिफरेंट। तो दैट इज नोन एज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज द वेराइटी। तो हम क्या देखेंगे? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में क्या 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 वेराइटी जो है वो प्रेजेंट है। सेकेंड चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है टैक्सोनॉमी। तो अब टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी में आप बेसिकली पढ़ेंगे जो भी लिविंग वर्ल्ड है, आपने उसको स्मॉल 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 कैटेगरीज या फिर टैक्सॉन में डिवाइड कर दिया है। क्यों करा है डिविजन? फॉर देयर स्टडी, टू मेक देयर स्टडी बेटर एंड ईजियर। आप हर ऑर्गेनिज्म को इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाएँ, उसकी डिटेल स्टडी कर पाएँ, उसको एक जितनी ही प्रायोरिटी मिले जितनी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को मिली है। तो इस तरीके से उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए यहाँ पे टेक्सोनॉमी आएगी। टेक्सोनॉमी में आप स्टडी करेंगे एवरीथिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय डिवाइडिंग देम इनटू स्मॉल टेक्सॉन्स। ओके, अगली जो हेडिंग होगी वो होगी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं? तो देयर आर 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, और एक होती है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। These are the 7 taxonomic categories जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। ये 7 कैटेगरीज हैं जिनको ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम टेक्सोनॉमी में क्लासिफाई करते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से होगा क्या? फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये सब जब हम इस पार्ट की डिटेल वीडियो देखेंगे तो हमको ये सारी चीज़ें उसमें समझ आ जाएंगी। ठीक है, आगे आपको बात समझ। जो फिर अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा? अगला जो टॉपिक होगा वो होगा टेक्सोनॉमिक एड्स। अब टेक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है? इस वर्ड का मतलब ही क्या है? एड का, एड का मतलब होता है हेल्प। एड का मतलब भी क्या होता है? हेल्प। जैसे आप बोलते हैं ना फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड का क्या होता है? जैसे किसी को चोट लगी और उसको इमीडिएटली जो हेल्प देते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड का मतलब होता है फर्स्ट हेल्प जो किसी पर्सन को दी जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी। तो आपको समझ आया, एड्स इज जस्ट टू हेल्प। तो यहाँ पे क्या है? टेक्सोनॉमिक एड्स, मतलब कि हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें टेक्सोनॉमी की स्टडी करने में हेल्प करेंगे। अब आप बोलोगे मैम ये टूल्स क्या होते हैं? तो देयर आर वेरियस टूल्स, जैसे कि हर्बेरियम, जूज, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, की, फ्लोरा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सारे टेक्सोनॉमिक एड्स को हम इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे।
आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। आज ये जो वीडियो है इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं व्हाट इज लाइफ। पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि लाइफ है क्या, तो देखते हैं। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या समझते हैं आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स से? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेंस बायोमॉलिक्यूल्स, जिससे आपकी बॉडी बनी हुई है। आगे लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस। और बेटा इन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? All the chemical reactions which occur in our body and in our cell are known as, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इनको? मेटाबॉलिज्म। अंडरस्टूड? आगे हम बात करें which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। सो बेसिकली हमको क्या समझ में आया यहाँ से? हमको ये समझ में आता है कि लाइफ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा यूनिक बायोमॉलिक्यूल्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसके कारण आपकी नॉर्मल लाइफ प्रोसेस चलती हैं, दैट इज ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। क्या समझते हैं आप? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए, मतलब अपना जेनेटिक मटीरियल डबल कर सकते हैं। सेकेंड इज इवॉल्विंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवॉल्विंग? विद टाइम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो उनको एक बेटर लाइफ दे रहे हैं। समझ में आई आपको बात? जैसे कि पहले आपके जो एंसेस्टर्स थे, हमारे ह्यूमंस के जो एंसेस्टर थे वो एप्स थे, वो मंकीज थे, बट विद टाइम हम इवॉल्व हुए और आज हम ह्यूमन बन गए। नेक्स्ट इज self-regulating. Self-regulating means we can regulate all the activities that run in our body. So, a living organism is self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. Now, what do you understand by external stimuli? मैं अगर अभी आपको टच करूँ तो आपको फील होगा ना कि मैंने आपको टच किया, दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एंड वेन एवर एनीबडी टचेज यू और डू एनीथिंग टू यू एक्सटर्नली, यू रिस्पॉन्स टू इट, दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज कॉन्शियसनेस। तो आप क्या समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से? क्या समझ में आ रहा है आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एनीथिंग जिससे आप डिफाइन करोगे कि यस दिस वन थिंग इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट अ नॉन लिविंग थिंग। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जिनको यूज करके हम डिफाइन करते हैं कि वन इज लिविंग और नॉन लिविंग। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में ये सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? अगर मैं आपको बोलूँ आप ग्रो कर रहे हैं, आप पहले बहुत छोटे थे तो आप नर्सरी क्लास में आए, फिर उसके बाद KG1, फिर KG2 और फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ऐसे करते करते आज आप क्लास 11th में आ गए हैं, तो आपने ग्रोथ करी है, दिस इज ग्रोथ। सो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ग्रोथ क्या होती है? तो ग्रोथ को बेटा डिफाइन किया जाता है एनीथिंग दैट इज इंक्रीज। बेसिकली ग्रोथ इज इंक्रीज, किसी भी चीज़ का बढ़ना। किस चीज़ का बढ़ना? दो चीज़ों का, फर्स्ट नंबर एंड दूसरा मास। ओके, मास ऑफ सेल्स। सो बेसिकली आप ग्रोथ को कैसे डिफाइन करते हैं? आप ग्रोथ को डिफाइन करते हैं इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। ओके, सो ग्रोथ को आप कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रोथ को डिफाइन करा जाता है या तो मास में इंक्रीज होना या तो सेल के नंबर में इंक्रीज होना, यही होती है ग्रोथ। ओके, आगे इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। क्या समझ में आया ये वाला पॉइंट से? हमको क्या बात हमको समझ में आ गई? हम प्लांट्स देखते हैं, एक मैंगो ट्री आपने अपने घर में प्लांट किया, आपने वो मैंगो ट्री को डेली पानी दिया, सब कुछ दिया। आप जब छोटे थे आपने तब वो मैंगो ट्री प्लांट किया था।
आज अगर आप उस मैंगो ट्री को देखते हैं तो वो बहुत बड़ा सा ट्री बन चुका है, वो प्लांट नहीं रह गया, आपने प्लांट को प्लांट किया था लेकिन अब वो बन चुका है ट्री। तो दिस इज ग्रोथ। और अभी भी डेली उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज उसकी लीव्स शेड आउट हो रही हैं, अभी भी कहीं ना कहीं बहुत स्लो रेट से उसकी हाइट बढ़ रही है। तो मतलब कि इस बात से हमें क्या समझ में आया, जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ वाला टर्म है वो कंटिन्यूस होता है, उनकी पूरी लाइफ के टाइम में उनकी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्या ह्यूमंस में ऐसा होता है, क्या हम हमेशा ग्रो करते रहते हैं? क्या आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे या 21 ईयर्स के हो जाएंगे उसके बाद भी आपकी हाइट बढ़ती जाएगी? तो आंसर इज नो। ओके, जो ह्यूमंस होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं बेसिकली बेटा, उनमें जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है, और सर्टेन एज इज जब तक कि एडोलसेंस या प्यूबर्टी वाला पीरियड जो होता है तब तक आपकी ग्रोथ होती है। और ग्रोथ होती क्या है? फिर से वही इंक्रीज इन मास और नंबर। ओके, तो समझ में आया? यहाँ से हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन मास और सेल का नंबर। कैसे? बाय सेल डिवीजन। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस होती है, उनकी पूरी लाइफ टाइम होती ही रहती है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद वो ग्रोथ रिपीट नहीं होती। हाउएवर सेल डिवीजन अगर टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल। अगर अब मैं ये बोल दूं कि सेल डिवीजन ही बंद हो गया है तो काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कंटिन्यूसली रिपेयरिंग का वर्क हमारी बॉडी में चलता रहता है। सेल डैमेज भी तो हो रही है ना, तो अब डैमेज हो गई तो उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो सेल को रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता रहे। आगे हम देखेंगे कि जो बेटा ग्रोथ होती है, बेसिकली ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो। अगर हम ग्रोथ को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि ग्रोथ इज बेसिकली इंक्रीज इन मास, मास का बढ़ना, तो ऐसे तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं ना। सोच पा रहे हैं आप? सोचो सोचो कैसे कर पा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माउंटेन्स की, आप गए होंगे या फिर आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा आपने, माउंटेन्स होते हैं और माउंटेन्स पे जब स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल जब माउंटेन्स के ऊपर हो रहा है तो स्नो एक्यूमुलेट होती जा रही है ना, स्नो जमती जा रही है ना, तो उसके कारण क्या हो रहा है, माउंटेन के ऊपर जो मास है वो बढ़ता जा रहा है ना, मतलब इंक्रीज इन मास तो हो रहा है। तो आपको तो ये बोलना चाहिए कि जो माउंटेन है वो तो ग्रो कर रहा है। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? यही बात यहाँ लिखी हुई है कि बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज, दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रोज, सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल। ओके, सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि हम देख सकते हैं कि अगर इंक्रीज इन मास वाले फैक्टर को अगर ध्यान में रखा जाए तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसा होता है। तो इसीलिए जो ग्रोथ है इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो हमें क्या समझ में आया? ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगर वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है तो अब वो फिर क्या है? तो बेटा ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ओके, आगे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, एंड जब ग्रोथ इनसाइड होती है मतलब बॉडी के अंदर से ग्रोथ होती है, जैसे हम में होती है, जनरली एनिमल्स में होती है, इस ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। विच ग्रोथ? इंट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, एंड जो आपने देखा इंट्रिंसिक ग्रोथ, एंड आपने जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में देखा दैट इज सरफेस एक्यूमुलेशन, जो मैंने एग्जांपल दिया स्नो का एक्यूमुलेट हो जाना माउंटेन्स के ऊपर, वो कैसी ग्रोथ हो जाएगी? ये वाली ग्रोथ कैसी हो जाएगी? दिस इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, दिस इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इज दैट क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो देखेंगे वो होगी रिप्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट्स। अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, इज दैट क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है? अब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction. Now
The differences between asexual and sexual reproduction, what is asexual, what is sexual, these are in class 12th. It is not part of class 11 syllabus. तो आप जब 12th क्लास में आना तब आप 12th में पढ़ना. अभी जो आपको जानना है वो ये जानना है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप से हो सकता है. फर्स्ट इज asexual and second is sexual. इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, क्या समझते हैं हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली अ ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है, सिंगल सेल, एक सिंगल सेल है बस, उसमें बहुत सारी सेल नहीं है, मल्टी सेल्यूलर नहीं है वो, उसमें एक ही सेल है उसकी बॉडी जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है. तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अगर आप ग्रोथ बोल लो चाहे आप रिप्रोडक्शन बोल लो, दोनों का मतलब एक ही होता है. क्या क्या बोला मैंने, ग्रोथ बोल लो चाहे रिप्रोडक्शन बोल लो, दोनों का मतलब सेम होता है. क्यों सेम होता है? देखो बेटा, ये एक यूनिसेल्यूलर सेल है. अब ये यूनिसेल्यूलर सेल जो है ये डिवाइड करेगी तो इससे 2 नई सेल बन जाएंगी. ठीक है, अब 2 नई सेल बन गई, ये कहलाया रिप्रोडक्शन. क्यों रिप्रोडक्शन कहलाया? क्योंकि जो दोनों नई सेल्स बनी वो सेम किसके जैसी थी, वो सेम पेरेंट सेल जैसी थी. बाकी ग्रोथ क्यों कहलाएगा? ये ग्रोथ इसलिए कहलाएगा, क्यों? क्योंकि नंबर बढ़ गया ना सेल का. पहले 1 थी, अब 1 से 2 सेल बनी, अब 2 से कितनी सेल बन जाएंगी, 2 से बन जाएंगी फॉर द 4 सेल्स. इसीलिए जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सिनोनिम होते हैं. क्या होते हैं? सिनोनिम. आप चाहे ग्रोथ बोल लो चाहे रिप्रोडक्शन बोल लो, दोनों एक ही चीज़ होती है. मुझे लगता है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा. आगे देखते हैं हम लोग जो रिप्रोडक्शन है. मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस. अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते. सारे ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू इट. क्या है वो एक्सेप्शंस? जैसे कि म्यूल, म्यूल कैन नॉट रिप्रोड्यूस. नेक्स्ट इज वर्कर बीज. वर्कर बीज जो होती है ना, बीज जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो वर्कर बीज होती है वो नहीं रिप्रोड्यूस करती है, ओनली क्वीन बी रिप्रोड्यूस करती है. आगे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, बहुत सारे ह्यूमन कपल होते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते हैं. ओके, सो देयर आर एक्सेप्शंस. आपने देखा कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक फैक्टर है, जो प्रॉपर्टी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है. लेकिन क्या उसके कोई एक्सेप्शन नहीं है? इतने सारे एक्सेप्शन हो गए, म्यूल हो गया, वर्कर बी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए. तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे. तो क्या बोलेंगे जब अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोलेंगे. इजी पीजी. तो हम लोग क्या बोलेंगे? हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन, नॉट परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो एक परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. ओके, तो ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. क्लियर? क्लियर. आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि होगी मेटाबॉलिज्म. अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब मैंने जैसे ही वीडियो को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था जितने भी केमिकल रिएक्शन एक सेल में चलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं. इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन. इस चीज़ पर एम्फेसाइज करना है. टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम. मैं लिविंग हूँ, आप लिविंग हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ. तो हमारी जो सेल्स इस टाइम पे जो भी एक्टिविटी कर रही हैं, हमारी सेल्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, केमिकल लोचे चल रहे हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्लियर है आप सबको? ठीक है, आगे देखते हैं. इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अभी तक जो हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, दोनों ही बेटा डिफाइनिंग फीचर नहीं थे. वो दोनों को ही मैंने बोला था कैरेक्टरिस्टिक फीचर. बट यहाँ पे जो आपने बात करी मेटाबॉलिज्म की, वो कैसा है? वो डिफाइनिंग फीचर है. क्यों डिफाइनिंग फीचर है बेटा? वो डिफाइनिंग फीचर इसके लिए है क्योंकि उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोल रहे हैं तो मतलब उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा. बिना मेटाबॉलिज्म के वो लिविंग हो ही नहीं सकता. दिस इज वाई मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम. बट एक जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो आप एक टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म कर सकते हो. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स. वो लिविंग थिंग नहीं है लेकिन आर लिविंग रिएक्शंस.
इस बात से हमें क्या समझ में आया, जो रिएक्शंस हैं, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर रहे हो मेटाबॉलिक रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब हिला हिला के आप उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन आपने करवा दी, अब आप उसको लिविंग रिएक्शन बोलोगे, लेकिन अब ये नहीं है कि वो टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होती है? सेल। तो बस दैट इज नोन एज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। अगर ऑर्गेनिज्म वन सेल का होता है तो बेटा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। और अगर मोर सेल्स हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो आप समझ गए ये बात, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। अगर सिंगल सेल है तो आप उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और अगर बहुत सारी सेल्स है वो मिलकर बना हुआ है तो आप उसे क्या बोलोगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगेन ये डिफाइनिंग फीचर क्यों हो गई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि बेटा अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो बिना सेल के नहीं एग्जिस्ट कर सकता। उसमें जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट और बेसिक फंडामेंटल यूनिट होगी, सबसे छोटी यूनिट, वो क्या होगी? सेल होगी ही होगी, विदाउट एनी एक्सेप्शन। दैट इज वाई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, क्लियर हो गया है? ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कहाँ पूछेंगे? आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी लेंगे दैट इज कॉन्शियसनेस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस? इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकल, पोल्यूटेंट एंड एटसेट्रा। क्या समझते हैं आप? कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आए। नाउ एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होती है? मैंने आपको बताया था ना, स्टिमुलाई इज बेसिकली चेंज। किसी भी चीज़ में कोई चेंज आया एक्सटर्नली और वो आपको फील हुआ और आपने फील करके उसके लिए रिस्पॉन्ड किया, वो चीज़ क्या कहलाती है? कॉन्शियसनेस। इज दैट क्लियर? कॉन्शियसनेस जो होता है तो उसके बारे में एक जो अच्छी बात है, जो ये वाली बात है, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सो इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस जो है वो भी कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? वो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग से अवेयर है कि मेरे आसपास में क्या चल रहा है। आप किसी डॉगी को जस्ट सिर्फ स्टोन मारने का एक्शन अकेले करेंगे, उस एक्शन अकेले से वो डॉग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भागेगा। ओके, तो दिस इज कॉन्शियसनेस। इज दैट क्लियर? आगे, ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म विद सेल्फ कॉन्शियसनेस। हर ऑर्गेनिज्म में, पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो एकमात्र ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस खुद को लेके कॉन्शियस होना, वो ओनली एंड ओनली कौन है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग है। ओके, तो अब सम अप करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं बेटा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। जिसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसा है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्यों? बिकॉज इट हैज सम एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये कैसे हैं? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, बिकॉज दे डोंट हैव एनी एक्सेप्शन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड के टॉपिक 2 को, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमी। अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाला जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था? प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि आप किन किन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग या किन किन प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को एज अ लिविंग, अदरवाइज इट कैन बी नॉन लिविंग। ठीक है ना? तो वो बात आपको क्लियर हो गई थी। अब जब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आपको उन प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर, मतलब कि देयर इज डाइवर्सिटी। समझ में आती है बात? डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? डाइवर्सिटी मतलब कि द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मीनिंग समझाऊं तो डाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग होता है वेराइटी। क्या मतलब होता है? वेराइटी।
क्या क्या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं रिफर्स टू एज बायोडाइवर्सिटी। और बायो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर लिविंग। बायो का मतलब ही होता है लाइफ और लिविंग। तो ऑल द वेरियस वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं, दे एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन बायोडाइवर्सिटी। अब एक नंबर होगा अप्रॉक्स कितना, तो नंबर इज of species described as 1.7 to 1.8 million। लगभग एक एस्टिमेशन है, ऐसे श्योरली आप नहीं बोल सकते हो इतना ही है। अब आप दो काउंट करने निकलोगे, थोड़ा ज़्यादा या कम हो गया तो इट इज़ एस्टिमेटेड कि डाइवर्सिटी कितना है, 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, तो आपको डाइवर्सिटी वर्ड क्लियर हो गया कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, एंड यू आर ऑल्सो नाउ ओके विद द टर्म बायोडाइवर्सिटी। आगे देखेंगे व्हाट इज टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो सीधी सी बात है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो अभी नया है, आप निकले थे कहीं ऐसे जंगल में घूमने गए थे, जंगल सफारी में कहीं भी गए, जंगल में निकले, आपको कुछ ऐसा दिखा जो अभी तक किसी ने डिस्कवर करा ही नहीं था, उसको डिस्कवर करने वाले आप बन गए। ठीक है, आपने उसको ढूंढ लिया। अब जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ के डिस्कवरर हैं तो सोचिए उसकी सारी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेसिक मॉर्फोलॉजी को देखते हुए कि ऑर्गेनिज्म ये क्या है, क्या इसके जैसा प्रीवियस कुछ है। एक बार जब आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद क्या करना पड़ा होगा, क्लासिफिकेशन। एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो हम चैप्टर में आगे देखेंगे, जिसमें 7 वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। तो उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा, जब वो वहाँ पे कहीं पे अगर फिट होने लगेगा तो हम क्या करेंगे, फिर उसका नाम रखना होगा कुछ, दैट इज नॉमेनक्लेचर। मतलब बेसिकली टैक्सोनॉमी से आपको समझना क्या है, टैक्सोनॉमी इज टू स्टडी एंड टू क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म। उसको किसी भी एक टैक्सॉन में पुट करना, व्हाट आई एम नेमिंग इट टैक्सॉन, ग्रुप्स, कैटेगरी, उसमें उसको प्लेस करना फॉर इट्स बेटर स्टडी एंड फॉर टू मेंटेन इट्स इक्वल एग्जिस्टेंस एज लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, उसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, मतलब जितना इंपॉर्टेंस दूसरे और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म को मिल रहा है वो हमारी न्यू डिस्कवरी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिले इन एवरी एस्पेक्ट, इसके लिए करी जाती है टैक्सोनॉमी। इज दैट क्लियर? तो वेरियस स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में अब हम आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उससे पहले एक और टर्म से मिलते हैं जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमा, जो सिस्टमैटिक्स है वो डराइव हुआ है सिस्टमा वर्ड से। सिस्टमा का मतलब ही होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो आप बोलो कि मैम वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट तो टैक्सोनॉमी में हो रहा था, तो अब ये नया सिस्टमैटिक्स क्यों आ गया? तो अगर टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इवोल्यूशनरी चेंजेस को इंक्लूड नहीं किया था। इवोल्यूशन को लेके क्या क्या चेंजेस आए हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो क्या हम एज सच ह्यूमन बन गए? नो, वी इवॉल्व फ्रॉम एप्स। पहले बंदर थे ना, पता है ना, ये बात तो सबको ही पता होगी, हम पहले बंदर थे, फिर बंदर से हम इवॉल्व होकर इंसान बन गए। तो दिस इज जो चेंज हुए ना, दिस द इवोल्यूशनरी चेंज। अगर इसकी भी स्टडी टेक्सोनॉमी में इंक्लूड कर लेते हैं तो नाउ दिस ब्रांच इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। व्हाट इट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। अब इसे हम टैक्सोनॉमी नहीं बोलेंगे बिकॉज इसने क्या इंक्लूड कर लिया है, विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशन के बेसिस पे क्या क्या लाइक्स हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, डिससिमिलैरिटीज़ हैं, वो सब सारी बातें आ जाती है सिस्टमैटिक्स के अंडर में। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आपको अभी तक बायोडाइवर्सिटी, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, ये 3 टर्म्स जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखेंगे सिस्टमा नेचरे इज द बुक रिटन बाय द लीनियस। अब एक बुक आई थी सिस्टमा नेचरे, जिसको कंपोज या जिसको लिखा था किसने, लीनियस ने। सिस्टमा नेचरे इंक्लूड एवरी डिटेल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट ऑन अर्थ। उनका एक बेसिक अटेम्प्ट था टू कंक्लूड ऑल द बायोडाइवर्सिटी इन अ बुक नोन एज सिस्टमा नेचरे। तो आप याद रख सकते हैं कि सिस्टमा नेचरे इज द बुक टू कंक्लूड द बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, पूरे बायोडाइवर्सिटी को उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी गई थी, और वो किसने कंपोज करी थी, इट वाज कंपोज्ड बाय लीनियस। ठीक है, तो सिस्टमा नेचरे। आगे देखेंगे बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। हमने जो टैक्सोनॉमी पढ़ा है, इट इज डन इन 4 स्टेप्स।
टेक्सोनॉमी कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है कि आपने उठाया और किसी भी ऑर्गेनिज्म को कुछ भी नाम देके कहीं भी फिट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। टेक्सोनॉमी इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेप। आपको सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का करना होगा कैरेक्टराइजेशन। क्या क्या कैरेक्टर्स हैं आपको किसी ऑर्गेनिज्म में दिख रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इफ टू डिस्क्राइब अ डॉग, डॉग में आप क्या क्या डिस्क्राइब करोगे? दिस इज अ ऑर्गेनिज्म विथ 2 hands, 2 legs, इट हैज़ अ टेल, उसके बाद में इट हैज़ 2 eyes, प्रोट्रूडेड टाइप माउथ, एंड और क्या क्या होगा? बैक है, ये है, वो है, पॉज, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज हाउ यू विल कैरेक्टराइज अ डॉग। मतलब बेसिकली यू विल डिस्क्राइब अबाउट द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स यू कैन सी, एक्सटर्नल है ना, और फिर अगर और डिटेल स्टडी करेंगे तो इंटरनल कैरेक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। सेकेंड होगा आइडेंटिफिकेशन। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आपको पता ही नहीं था कि मैं किस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बारे में बता रही हूँ, लेकिन अगर अब मैं और स्टार्ट करूं कि अगर वो ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, उसके ये होते हैं और सब कुछ के बाद में जो उसकी आवाज़ होती है, इट्स लाइक भाऊ भाऊ, वो भाऊ भाऊ बोलता है, तो आप बिना कुछ देखे सुने आप सीधे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैम इट इज़ अ डॉग, द कैरेक्टर्स यू आर डिस्क्राइबिंग इज ऑफ अ डॉग। तो सिमिलरली कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम उसके सबसे पहले कैरेक्टर स्टडी करते हैं। इफ सिमिलर टू सम अदर एग्जिस्टिंग वंस, तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, अरे ये तो ये था। जैसे मैं अगर अभी कुछ नया मिले और उसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट करूं और अल्टीमेटली वो एक डॉग निकले, तो वो कुछ नया नहीं हो गया, ठीक है, डॉग पहले से एग्जिस्ट करते हैं, बट सपोज वो कुछ और ही था, तो हमें फिर उसको करना पड़ेगा आइडेंटिफाई, उसको एक नाम भी देना पड़ेगा, वो आगे की स्टेप्स होंगी। थर्ड स्टेप में हम उस ऑर्गेनिज्म का करेंगे क्लासिफिकेशन, कि ठीक है अब तुम इस कैटेगरी के लग रहे हो, ठीक है, तुम्हारे में ये फीचर्स हैं, तो अब तुमको उस ग्रुप में डालना पड़ेगा जिस ग्रुप में तुम्हारे टाइप के लोग प्रेजेंट हैं। जैसे कि कैसे? आप सभी जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। सपोज आप एक ऑफलाइन कोचिंग में होते तो आप क्या करते? आप कुछ नहीं करते, आपको उस बैच में एंटर करवाया जाता जहाँ पे पहले से 11th के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए कोई सेपरेट न्यू बैच नहीं बनाते। सिमिलरली क्लास 10th का कोई स्टूडेंट आता तो उसे क्या करते? उसे हम क्लास 10th के बैच में एंटर करवाते। मतलब कि सीधी साधा सा मीनिंग क्या हो गया कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासिफाई किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक ग्रुप में पुट किया जाता है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन कि आपको किस किंगडम में, किस फाइलम में, किस फैमिली में, किस ऑर्डर में पुट करना है, वो हो जाता है क्लासिफिकेशन। लास्ट जो उसमें होता है वो होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इन द सेंस कि अब आप आ चुके हो क्लास में, अब आप आ चुके हो, एक आपको प्रॉपर प्लेस मिल गई है कि आपको कहाँ रहना चाहिए। अब उस वाली पर्टिकुलर ग्रुप में आपका कुछ नाम होना चाहिए, ठीक है। पूरे बैच में यू हैव टू स्टैंड डिफरेंटली, तो आप अच्छे स्कोर करिए, आप ऑलरेडी आप सबसे अलग दिखेंगे कि हाँ आपको सब याद रखेंगे। मतलब उसको भी अलग दिखने के लिए हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलरली हम उसको नॉमेनक्लेचर करेंगे, मतलब हम उस ऑर्गेनिज्म का नाम रखेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई बहुत ही अच्छी तरीके से। तो these are the 4 basic steps of taxonomy. First is characterization, second is identification, third is classification and fourth is nomenclature. आगे देखेंगे सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन एंड एटसेट्रा। तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, सिंपली कैरेक्टर्स की स्टडी करना, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। तो वो किस चीज़ में आ जाता है? कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होती है? तो सेकेंड स्टेप होती है आइडेंटिफिकेशन। It is the correct description of the organism so that the naming is possible. अब करेक्टली डिस्क्राइब तो करो, करेक्टली आइडेंटिफाई तो करो, कैरेक्टर्स जो बताए उसके अकॉर्डिंग सही से तो पहचानो कि है कौन, तभी तो उसका कुछ नाम रख पाएंगे। तो दिस इज वाई आइडेंटिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। आगे देखेंगे उसके बाद क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, टैक्सा बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स के बेसिस पे वही बात हो गई कि आपको एक कैटेगरी में, एक क्लास में पुट करना होगा जहां पर आप बिलोंग करेंगे, तो दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन।
एंड आफ्टर क्लासिफिकेशन क्या आता है? नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बात यही हो जाती है कि एक चीज के 100 नाम होते हैं। आप इंडिया में अगर रीजन टू रीजन मूव करें, सपोज मैं मध्य प्रदेश के भोपाल में हूँ, यहाँ पे किसी एक चीज को कुछ और बोलते हैं, वहीं अगर यूपी के कानपुर में चले जाएं तो उस चीज का नाम वहाँ बदल जाता है। आती है आपको बात समझ में? गिल की तुरई हो जाती है, बहुत छोटी सी बात है, गिल की तुरई हो जाती है। अब ये सब छोड़ो, मैं गई कहीं और बाहर, वहाँ पे लोग गिल की तुरई जानते ही नहीं है। तो मतलब कि एक ऐसा नाम होना चाहिए बिसाइड्स दीज लोकल नेम्स जो कॉमन हो, जो वर्ल्ड वाइड कॉमन हो, कि हाँ ये वाला नेम चेंज नहीं होगा। बाकी आपका प्यार से जो मैंने घर का नाम आप कुछ भी रख लो, गुड्डू वुड्डू छोटू मोटू कुछ भी रख लो, लेकिन ये एक जो प्रॉपर स्टैंडर्ड नेम है वो चेंज नहीं होगा। तो दैट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर, नामकरण, नाम रखना, इट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आगे आपको बात समझ में? जैसे कि यहाँ पे एक मैंगो है और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? आई एम मैंजिफेरा इंडिका, आई एम एपिस इंडिका। तो these are the scientific names which is common in worldwide। वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए तो आम जो है वो मैंजिफेरा इंडिका ही रहेगा, क्या? उसका बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, अब जब उसके बाद में जब ये हमको नेमिंग करनी पड़ी, नॉमेनक्लेचर करना पड़ा, तो देयर आर सम रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। ऐसे आप कुछ भी नहीं रख देंगे, जैसा मन करा कुछ भी उठा के अपने नाम रख दिया। देयर आर सम बेसिक सेट ऑफ रूल्स व्हिच यू नीड टू फॉलो व्हाइल नेमिंग एनी ऑफ द स्पीशी। तो देखते हैं क्या होता है। द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद 2 components इज कॉल्ड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो जो नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस अभी वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड है, दैट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। कौन सा एक्सेप्टेड है अभी? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब आप बोलोगे मैम व्हाई बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर? तो देखो, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ये होता है कि देयर विल बी 2 components इन द बायोलॉजिकल नेम। कितने कॉम्पोनेंट्स रहेंगे? 2 components इन द बायोलॉजिकल नेम, 2 कॉम्पोनेंट्स रहेंगे। उसमें से भी जो फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा वो किसका नाम रहेगा? इट विल बी जीनस नेम, या उसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक एपिथेट। और जो सेकंड होगा वो होगा स्पीशीज नेम। किसका नेम होगा वो? स्पीशीज नेम या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। इसको क्या बोला जाता है? जेनेरिक एपिथेट, और इसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक एपिथेट। इज दैट क्लियर? तो इसको ही, इसी सिस्टम को बोला जाता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब आपको टर्म बायनॉमियल क्लियर हुआ होगा, बिकॉज जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम होगा इट विल हैव 2 components, इसीलिए बोलते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो किसका नेम होगा? जीनस नेम, एंड सेकंड जो होगा वो होगा स्पीशी नेम। इट वॉज प्रपोज बाय लिनियस। अगेन जो कॉन्सेप्ट था किसका? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, वो किसने प्रपोज किया था? इट वॉज प्रपोज बाय लिनियस। Botanical name are based on rules and international code for botanical nomenclature, that is ICBN। अब nomenclature के लिए 2 specific organizations हैं जिन्होंने ये basic set of rules decide करे हैं, और कुछ rules हैं जो fixed हैं, जो change नहीं होंगे। तो ये सारा अगर botanical names हैं तो ये control करता है ICBN, that is International Code for Botanical Nomenclature। and if कोई एनिमल है तो वो कंट्रोल करेगा, जूलॉजिकल नेम्स है अगर, तो इट विल बी कंट्रोल बाय या बेस्ड ऑन रूल सेट्स ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICZN। तो ICBN एंड ICZN आर द 2 ऑर्गेनाइजेशन दैट बेसिकली कंट्रोल्स और जिनके रूल्स पे सारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर चलता है। ठीक है, तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। लेकिन अभी हम और कुछ बातें पढ़ेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, और वो क्या होगा? यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो ये क्वेश्चन होगा कि राइट अबाउट द बेसिक, व्हाट आर द 4 या 5 रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेमिंग या बायोलॉजिकल या बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेमिंग या बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स होते हैं, तो दीज रूल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले, scientific names are Latinized, Latin or Latinized, and written in italics. When handwritten, they are underlined separately.
अब वही बात देखो, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो नाम होंगे ना, बोटानिकल नेम्स जो होंगे या बायनॉमियल नेम नॉमेनक्लेचर के बाद जो नेम आएगा वो लैटिन लैंग्वेज का होगा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी या फ्रेंच, रशियन, इन सब का नहीं होके जर्मन वर्मन किसी का नहीं होगा, किसका होगा? लैटिन। अगेन मैम लैटिन ही क्यों, और कोई सी लैंग्वेज क्यों नहीं? तो लैटिन बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज से अब हम क्या समझते हैं? डेड लैंग्वेज का मीनिंग होता है कि मतलब कि लैटिन बोलने वाले लोग अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे आर ऑल डेड। डेड तो मतलब कि जब वो सारे मर चुके हैं तो क्या हो गया? इस लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस अब नहीं आ सकते, फर्दर जो है वो है, फर्दर कोई चेंजेस इंक्लूड नहीं होंगे। तो लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, दैट इज व्हाई ऑल द साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर मैं हाथ से किसी साइंटिफिक नेम को लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल एपिस इंडिका, तो एपिस इंडिका अगर मैंने लिखा, तो एपिस इंडिका अगर ये तो हैंड रिटन हो गया, तो इसको हमें लिखना होगा इटैलिक्स में, मतलब कि अगर जब हम लिख रहे हैं तो इटैलिक्स वाला मोड इसमें डालना होगा, स्लाइटली टिल्टेड। और अगर हाथ से लिख रहे हैं, तो इसको हमको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, एपिस अलग और इंडिका अलग। दे हैव टू अंडरलाइन दीज टू कॉम्पोनेंट सेपरेटली। एक साथ अगर अंडरलाइन कर देते हैं ऐसे, तो ये साइंटिफिक नेम रॉन्ग हो जाता। हमको क्या करना होगा? हमको यहाँ पे अंडरलाइन करना होगा उसको सेपरेटली, एपिस इंडिका को। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये बोलता है, समझ में आया आपको? अब देखते हैं सेकंड रूल। द फर्स्ट वर्ड इज द जीनस नेम। आपको पता है ये जो दो कंपोनेंट होते हैं उसमें से पहला वर्ड जो होता है वो क्या होता है? इट इज अ जीनस नेम, ऑल्सो नोन एज जेनेरिक एपिथेट, जेनेरिक नेम। एंड जो सेकेंड वर्ड होता है, सेकेंड वर्ड इज द स्पीशीज नेम या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। तो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो होता है जेनेरिक नेम या फिर जेनेरिक एपिथेट, जीनस नेम, और जो सेकेंड वर्ड होता है वो होता है स्पीशीज नेम या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो ये हो गए दो रूल्स। आगे देखेंगे, genus name starts with capital letter and species name with small letter. This is important. जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, जैसे कि वो क्या होता है? जीनस नेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका में आई हैव टू स्टार्ट राइटिंग मैंजीफेरा जीनस नेम विथ कैपिटल लेटर। एंड आगे अब कौन आएगा? स्पीशीज का नेम आएगा, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका जो होगा तो आई विल स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, मतलब कि इस पूरे साइंटिफिक नेम में जो सिर्फ जीनस का फर्स्ट लेटर होता है दैट शुड बी कैपिटल। तो यही लिखा हुआ है, देखो आप, जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज नेम विद द स्मॉल लेटर। ठीक है, आगे देखेंगे, ऑथर्स नेम इन अब्रिविएशन फॉर्म अपीयर्स एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। क्या लिखा हुआ है? जैसे मैंजीफेरा इंडिका फॉर एग्जाम्पल इज अ साइंटिफिक नेम, लास्ट में मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा लिन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। लिन refers to Linnaeus. लिन refers to Linnaeus. कैलस लीनियस के पे रेफर कर रहा है लिन, तो वो हमें साइंटिस्ट का नेम मेंशन करना होगा एट द एंड ऑफ द नेम, बट इन एब्रीविएटेड फॉर्म। एब्रीविएटेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में हमको मेंशन करना होगा। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी। आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो क्या होती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज? चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक। तो क्या समझ में आया हमको इससे? क्लासिफिकेशन सिस्टम को पूरा एक हायरार्की ऑफ ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक चीज़ सबसे टॉप मोस्ट ऑर्डर पे है और दूसरी चीज़ सबसे लोअर मोस्ट ऑर्डर पे है। एक हायरार्की के फॉर्म में चीज़ों को अरेंज किया गया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों किया है मैम? तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारी स्टडी ईजी हो जाए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन आसान हो जाए। इसके लिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ रैंक्स को बनाया गया है, जिन्हें क्या बोला जाता है? जिन्हें बोला जाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की
और इन्हीं का जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है बेटा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। इज दैट क्लियर? आगे, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सॉन। जो भी कोई ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक टेक्सोनोमिक कैटेगरी को ऑक्यूपाई करता है वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का क्या कहलाता है, टैक्सॉन। तो टैक्सोनोमिक कैटेगरी और जो भी ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट है वो क्या कहलाएंगे, उसके टैक्सॉन। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं। यहां पे आपको दी गई है टैक्सोनोमिक कैटेगरीज जो कि कितनी होती हैं। फर्स्ट होता है किंगडम, सेकंड होता है फाइलम और डिवीजन, थर्ड होता है क्लास, फोर्थ होता है ऑर्डर, फिफ्थ होती है फैमिली, सिक्स्थ होता है जीनस एंड सेवेंथ होता है स्पीशी। सो देयर आर 7 टैक्सोनोमिक कैटेगरीज इन द ऑर्डर किंगडम, फाइलम, class, order, family, genus, species. These are the taxonomic categories. And what is the trick to learn them? There is a trick. क्या trick है देखते हैं। Trick है keep pond clean. pond को हमको clean रखना है और अगर हमने clean नहीं रखा और fish get सिक, अगर हमने पॉन्ड को क्लीन नहीं रखा तो फिश क्या हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। तो ये हो गई इसकी ट्रिक, इसको लर्न करने के लिए ट्रिक हो गई। तो कैसे, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीशीज। तो ये हो गई ट्रिक सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को लर्न करने के लिए। क्या है ट्रिक, कीप पॉन्ड क्लीन और फिश गेट सिक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। ओके, तो दीज आर द 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब हम देखते हैं कि टैक्सॉन क्या होता है। तो मैंने आपको समझाया था कि जो टैक्सोनोमिक कैटेगरी है उसमें जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो क्या कहलाने लगते हैं, वो कहलाने लगते हैं उस कैटेगरी के टैक्सॉन। ओके, फॉर एग्जाम्पल किंगडम, तो किंगडम में जो भी प्रेजेंट एनिमल्स हैं उन्होंने मिलके एक कैटेगरी बना ली, दे आर नोन एज किंगडम, और उसमें प्रेजेंट टैक्सॉन क्या है, एनिमल। फाइलम और डिवीजन, अब यहाँ दो चीज़ें क्यों लिखी हुई हैं ये आपको आगे फर्दर वीडियो में समझ आ जाएगा। तो फाइलम का एग्जाम्पल हो गया कॉर्डेटा, फाइलम का टेक्सॉन, इस टेक्सोनोमिक कैटेगरी फाइलम का टेक्सॉन क्या हो गया, कॉर्डेटा। और यू कैन से एग्जाम्पल, क्लास क्या हो जाएगी, मैमेलिया, ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइमेटा, फैमिली क्या हो जाएगी, होमिनिडे, जीनस क्या हो जाएगी, होमो, एंड स्पीशीज इज सेपियन, होमो सेपियन। कौन होते हैं होमो सेपियन, हम, ह्यूमंस। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस इज होमो सेपियंस। तो दिस इज द टेक्सोनोमिक हायरार्की फॉर अ ह्यूमन बीइंग। इज दैट क्लियर? ह्यूमन बीइंग की अगर कोई पूछे कि स्पीशी क्या है तो आपका आंसर क्या होगा, सेपियन। जीनस क्या है, होमो। फैमिली कौन सी है, होमिनिडे। ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेटा। क्लास इज मैमेलिया, फाइलम इज कॉर्डेटा, किंगडम इज एनिमेलिया। इज दैट क्लियर? यस। आगे हम देखेंगे स्पीशी। अब हम एक एक करके सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीशीज। तो स्पीशीज के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्पीशीज में होती है वो यही होती है, इंटरब्रीडिंग। स्पीशी इज द लोएस्ट कैटेगरी अमंग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। आपने 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ी, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। उसमें से अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा मैम स्पीशीज। ओके, तो स्पीशीज को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमको ध्यान रखना है कि स्पीशीज में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को साथ में पुट करते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड।
क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड। और क्या करेंगे इंटरब्रीडिंग करके, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैट की जो है पूरी एक प्रजाति वो एक स्पीशी है, डॉग्स जो है वो एक स्पीशी है, ह्यूमन जो है वो एक स्पीशीज है, काउ जो है वो एक स्पीशी है, बिकॉज दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम कुछ स्पीशीज के एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले दिया हुआ है मैंगो। तो मैंगो की स्पीशी क्या होती है, इंडिका। नाउ पोटैटो, पोटैटो की स्पीशी क्या होती है, ट्यूबरोसम। अब इसके पहले वाले जो वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हमने आपको बताया था कि उसको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला उसमें होता है जेनेरिक नेम या फिर जेनेरिक एपिथेट, और दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो मैंगो के लिए जीन्स क्या है, मैग्नीफेरा, और उसकी स्पीशी क्या है, इंडिका। तो इसलिए मैंगो का पूरा नाम क्या हो गया, मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, सो सेम विथ पोटैटो। पोटैटो का स्पेसिफिक एपिथेट क्या हो गया, ट्यूबरोसम, और उसका जीनस नेम क्या हो गया, सोलेनम। ओके, तो इसका पूरा कंप्लीट बायनॉमियल नेम क्या हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइटशेड। नाइटशेड का स्पीशीज का नेम होता है निग्रम, एंड सेम जीनस कौन सी है, सोलेनम। तो पूरा नाम क्या हो गया, सोलेनम निग्रम। नेक्स्ट बात करते हैं टोमेटो की। तो टोमेटो के स्पीशी का नाम क्या है, स्पीशी है लाइकोपर्सिकम एंड जीनस क्या है, सोलेनम। सो कंप्लीट नेम इज सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ब्रिंजल स्पीशी का नाम होता है मेलोंगिना। सेम लायन इज लियो, टाइगर इज टिग्रिस, लियोपर्ड इज पैराडिस एंड मॉडर्न मैन यानी कि हमारा नाम क्या होता है, सेपियन। हमारी स्पीशी का नाम क्या है, हमारी स्पीशी का नाम है सेपियन। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ स्पीशी, ओके, एंड अलॉन्ग विद देयर जीनस। जैसे कि लायन, टाइगर एंड लियोपर्ड, तीनों की ही जो जीनस है वो होती है पैंथेरा। ओके, सेम विथ पोटैटो, नाइटशेड, टोमेटो एंड ब्रिंजल, इन चारों की ही जो जीनस होती है वो होती है सोलेनम। अब आप बोलोगे मैम जीनस सेम है बट ये तो बहुत ही अलग अलग है, कहाँ टोमेटो कहाँ पोटैटो, तो वो डिफरेंट इस लेवल पे हो गए, किस लेवल पे हो गए, स्पीशीज के लेवल पे। किस लेवल पे डिफरेंट हो गए, स्पीशी के लेवल पे। पोटैटो की जो स्पीशी है वो है ट्यूबरोसम, और जो टोमेटो की स्पीशी है वो है लाइकोपर्सिकम। एम आई क्लियर टू यू? यस। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कहाँ पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में। आगे हम देखते हैं जीनस। अभी हमने क्या पढ़ा, हम स्पीशीज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो हमको पढ़नी है वो है जीनस। तो जीनस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जीनस को डिस्क्राइब करेंगे इट इज द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशी। तो जब बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशी को एक कैटेगरी में रखते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं, वो ग्रुप क्या कहलाता है, वो ग्रुप कहलाता है जीनस। क्या कहलाता है वो ग्रुप, जीनस। फॉर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है जीनस सोलेनम। अभी हमने पहले भी देखा था, क्या दे रखा है, जीनस सोलेनम। अब जीनस सोलेनम के अंदर बेटा कौन कौन सी स्पीशी इंक्लूडेड है, तो उसके अंदर इंक्लूडेड है पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल। तो इनके नेम क्या हो गए, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम मेलोंगिना। इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जीनस पैंथेरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका लिया है, जीनस पैंथेरा का। अब पैंथेरा इज अ जीनस। अब पैंथेरा जीनस में क्या होगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशी जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी, और वो स्पीशी कौन कौन सी हैं, पहली है लायन, तो लायन का नाम क्या हो गया, पैंथेरा लियो। सेकेंड इज लियोपर्ड, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, नाम क्या हो गया, पैंथेरा पैराडिस। एंड थर्ड इज टाइगर, तो उसका नाम क्या हो गया, पैंथेरा टिग्रिस। तो लायन, लियोपर्ड एंड टाइगर यही होता है ना, तो तीनों के तीनों सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज जीनस पैंथेरा। इज दैट क्लियर? यस। आगे हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जो है जीनस फेलिस। अब फेलिस एक जीनस है जिसमें कौन कौन सी स्पीशीज इंक्लूडेड है, फर्स्ट हाउस कैट जिसका नाम क्या है, फेलिस डोमेस्टिका, एंड सेकेंड इज जंगल कैट जिसका नाम क्या है, फेलिस केओस। सो
हाउस कैट और जंगल कैट दोनों स्पीशी के लेवल पे डिफरेंट है, लेकिन उनका क्या सेम है, उनका जीनस सेम है। जो कौन सा जीनस है, जीनस फेलिस। ओके, आगे अब हम पढ़ेंगे फैमिली। फैमिली क्या होती है, तो फैमिली को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, फैमिली को डिस्क्राइब किया गया है, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। जैसे कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते थे, जीनस, वैसे ही क्लोजली रिलेटेड जीनस के ग्रुप को अब हम क्या बोलेंगे, फैमिली। क्या बोलेंगे हम लोग, फैमिली। ओके, तो फैमिली का एग्जाम्पल हमने लिया है सोलिनेसी। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, सोलिनेसी। तो सोलिनेसी इज फैमिली, और उसमें कौन कौन से जीनस इंक्लूडेड है, उसमें इंक्लूडेड है जीनस सोलिनम, जीनस पिटूनिया एंड जीनस धतूरा। सो फैमिली जो है उसका नेम हो गया सोलिनेसी, और उसमें जीनस जो है वो कौन कौन से इंक्लूड है, सोलिनम, पिटूनिया एंड धतूरा। These three are the name of the genus, और उनकी कॉमन फैमिली कौन सी हो गई, उनकी कॉमन फैमिली हो गई सोलिनेसी। ओके, ठीक है। आगे एक और एग्जाम्पल जो है वो है फैमिली फेलिडे। किसका एग्जाम्पल है, फैमिली फेलिडे, जिसमें दो जीनस आती हैं, पहला पैंथरा एंड दूसरा फेलिस। जीनस पैंथरा एंड जीनस फेलिस। तो ये किसकी फैमिली है, ये कैट फैमिली है। बोलते हैं ना लायन और बिल्ली वो मौसी लगती है, बिल्ली लायन की मौसी लगती है। तो कैसे मौसी लगती है, बिकॉज वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनकी फैमिली का नाम क्या है, फैमिली फेलिडे। इज दैट क्लियर। उनका जीनस डिफरेंट है, लायन का जीनस डिफरेंट है जो कौन सा है, पैंथरा, और जो कैट है उसका जीनस डिफरेंट है जो कौन सा है, फेलिस। लेकिन उनका क्या सेम है, उनका फैमिली सेम है, दैट इज फेलिडे। ओके, तो हमने कितनी कैटेगरीज पढ़ ली, हमने 3 कैटेगरीज पढ़ ली हैं। हमने पढ़ लिया है स्पीशी, हमने पढ़ लिया है जीनस, हमने पढ़ लिया है फैमिली। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है, इट इज द असेंबलेज ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। वेरी इजी। अब जब एक जैसी फैमिलीज को हमने साथ में ग्रुप बना दिया, तो अब हम उनको क्या बोलेंगे, अब हम उनको एक कॉमन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रख देंगे, जिसे बोला जाता है ऑर्डर। जिसे क्या बोला जाता है, ऑर्डर। एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है, पॉलीमोनियल्स। क्या लिया हुआ है, पॉलीमोनियल्स। तो पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है। अब इसमें क्या आएगा, आप बताओ, इसमें आएंगी फैमिलीज। इसमें कौन आएंगी, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, जिसमें क्या क्या आती हैं, फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी एंड सेकेंड इज फैमिली सोलिनेसी। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ऑर्डर। ठीक है, प्लांट किंगडम का एक ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, एंड उसमें कौन कौन सी 2 फैमिलीज आती हैं, उसमें पहली फैमिली आती है कॉन्वोल्वुलेसी एंड सेकेंड फैमिली उसमें आती है सोलिनेसी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ऑर्डर में एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ऑर्डर कार्निवोरा। कौन सा देखने वाले हैं, ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा अब एक एनिमल का ऑर्डर है, तो जिसमें क्या आने वाली है, एनिमल की क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आने वाली हैं, जिसका एग्जाम्पल है फैमिली फेलिडे एंड फैमिली कैनिडे। ओके, कैट फैमिली एंड डॉग फैमिली। इज दैट क्लियर। तो कैट और डॉग भी कहीं ना कहीं रिलेटिव्स हैं। क्यों रिलेटिव्स हैं, क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है, और उनका ऑर्डर क्या है, उनका ऑर्डर है कार्निवोरा। क्या ऑर्डर है उनका, कार्निवोरा। तो हमने पढ़ लिया स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। अब किसकी बारी है, तो अब बारी है अगली किसकी, क्लास की। किसकी बारी है, क्लास की। तो क्लास को आप कैसे डिफाइन करोगे, क्लास को डिफाइन करोगे, इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। अब जब किसी एक कैटेगरी में बहुत सारे रिलेटेड ऑर्डर्स आ गए, तो आप उसे क्या बोलते हो, आप उसे बोलते हो क्लास। क्या बोलते हो आप उसे, क्लास। तो अब जैसे एक प्लांट का एक एग्जाम्पल लिया है, डाइकोटिलेडन। तो डाइकोटिलेडन आपने पहले भी सुना होगा, ऐसे वाले प्लांट की सीड जिनमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डाइकॉट्स, और जिसमें सिंगल सीड होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट्स। तो ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही क्लास हैं। ठीक है, ये दोनों ही प्लांट की क्लास हैं। जैसे कि इसमें क्या आने वाला है, अब कॉमन ऑर्डर्स आने वाले हैं, और ऑर्डर कौन कौन से आते हैं, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड ऑर्डर सेपेंडेल्स। क्या क्या आने वाला है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड ऑर्डर सेपेंडेल्स। क्लियर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम क्लास में देखेंगे मेमेलिया।
एनिमल्स की एक क्लास का एग्जाम्पल, जिसमें कौन कौन सा ऑर्डर आता है, जिसमें ऑर्डर आता है प्राइमेटा एंड ऑर्डर आता है कार्निवोरा। क्लियर? कौन कौन सा ऑर्डर आता है, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। ये सारे एग्जाम्पल्स बेटा एनसीईआरटी के हैं, तो इसलिए ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। ठीक है, तो क्लास हो गई मेमेलिया और ऑर्डर हो गया प्राइमेटा एंड ऑर्डर हो गया कार्निवोरा, जो क्लास मेमेलिया में इंक्लूडेड है। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? अभी हम देख रहे थे डिवीजन स्लैश फाइलम। जब भी अभी मैंने आपको हायरार्की लर्न कराई थी कि पॉन्ड, क्लीन और फिश गेट सिक, उसमें जब हमने सेकेंड वाला जो पढ़ा था फाइलम, उसमें स्लैश लगा के डिवीजन भी लिखा हुआ था, अगर आपने नोटिस किया हो। तो क्या है भैया, कब फाइलम बोलेंगे, कब डिवीजन बोलेंगे? तो अगर हम लोग एनिमल किंगडम को डिस्कस कर रहे हैं, अगर किंगडम एनिमल को डिस्कस किया जा रहा है, किंगडम कौन सा, किंगडम एनिमल को डिस्कस किया जा रहा है, तो एनिमल के बाद, जो किंगडम के बाद अगली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे फाइलम। क्या बोलेंगे उसको हम? फाइलम। और अगर प्लांट्स को डिस्कस किया जा रहा है, किंगडम प्लांट को लिया है, प्लांट किंगडम को लिया है, तो जो किंगडम प्लांट के बाद, किंगडम के बाद जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी, उसे हम लोग बोलेंगे डिवीजन। उसे हम क्या बोलेंगे? डिवीजन। ओके, सो एनिमल्स के केस में हम उसको बोलते हैं फाइलम और प्लांट्स के केस में हम उसको बोलते हैं डिवीजन। तो क्या होता है फाइलम या डिवीजन? इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लासेस। बहुत सारी क्लासेस को जो सेम है और उनको सेम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में अगर हमने पुट कर दिया, वही फॉर बेटर स्टडी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्लांट्स के केस में हम उसको बोलते हैं डिवीजन और एनिमल्स के केस में हम उसको क्या बोलते हैं? फाइलम। ओके, तो अब एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है? डिवीजन एंजियोस्पर्म। तो हमने यहाँ पे डिवीजन क्यों बोला? क्योंकि जो एंजियोस्पर्म होता है वो एक टाइप का प्लांट है, मतलब कि वो प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया डिवीजन एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म डिवीजन में कौन कौन सी क्लासेस इंक्लूड हैं? तो इसमें फर्स्ट क्लास जो इंक्लूड है वो है डाइकोटिलेडन और जो सेकेंड क्लास इंक्लूड है वो है क्लास मोनोकोटिलेडन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे फाइलम का। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम डिवीजन बोलेंगे और अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? उसको फाइलम। तो अब यहाँ पे फाइलम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉर्डेटा लिया हुआ है। कॉर्डेटा इज अ टाइप ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बाद जो आने वाला है, किंगडम के बाद जो अगली हायरार्की है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, वो क्या आने वाली है? फाइलम। ओके, और वो कौन सी है? कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में कौन कौन सी क्लासेस इंक्लूड होती हैं? उसमें आती है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया। 4 क्लासेस आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा, दैट इज क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मैमिलिया। ठीक है, आगे अब देखते हैं, आगे अब हम देखते हैं किंगडम, लास्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टॉप मोस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसमें हम देखेंगे किंगडम में आता है प्लांट। तो किंगडम में देयर आर 5 किंगडम। ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। देयर आर 5 किंगडम्स ओनली। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिया हुआ है? प्लांटे। तो प्लांट के अंदर डिविजन्स आएंगे। क्या क्या डिविजन आएंगे? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो दिस इज द टॉप मोस्ट टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? किंगडम। ठीक है, तो ये प्लांट किंगडम था। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो लिया है किंगडम एनिमेलिया। क्या लिया हुआ है? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में क्या इंक्लूडेड होंगे? वेरियस फाइलम। तो कौन कौन से फाइलम? फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एनेलिडा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये हमने पढ़ा सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। एक बार जल्दी से सम अप कर लेते हैं। ट्रिक क्या थी? कीप पॉन्ड क्लीन और फिश गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये थी 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया था तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे लेना होगा फाइलम, जो कि था कॉर्डेटा। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास इज मैमेलिया।
आगे देखते हैं क्लास के बाद क्या आता है। क्लास के बाद आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर इज कार्निवोरा, फैमिली इज फेलिडिए एंड जीनस इज पैंथेरा। अब जीनस पैंथेरा में कुछ भी आ सकता है, टाइगर आ सकता है, लायन आ सकता है और पैराडस पैंथेरा भी आ सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिया है। यहाँ पे हमने लिया है स्पीशी में टाइगर, स्पीशी टिग्रिस ली है जो कि कौन होता है, टाइगर, सबको ही पता है। लास्ट में हम एक टेबल स्टडी करते हैं जो टेबल एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें कुछ कॉमन 4 चीज़ों की पूरी टेक्सोनॉमिक हायरार्की हमको एक्सप्लेन की गई है। सबसे पहले दिया हुआ है मैन का। तो मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सेपियन। तो सेपियन किसका नाम हो गया, सेपियन हो गई स्पीशी। जीनस क्या हो गई, होमो। फैमिली इज होमिनिडिए, ऑर्डर इज प्राइमेटा, क्लास मैमीलिया, फाइलम कॉर्डेटा। और अगर मैं पूछूं किंगडम कौन सा होगा, तो किंगडम होगा एनिमेलिया ऑब्वियसली। सेकेंड हम बात करते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। तो उसका स्पीशी का नाम क्या हो गया, डोमेस्टिका। जीनस क्या हो गया, मस्का। फैमिली मसीडिए, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम बोलेंगे कि डिवीजन, तो हम बोलेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्योंकि ये क्या है, ये है एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल। आगे अब हम देखते हैं मैंगो। मैंगो का नाम क्या होता है, मैंगो का नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। तो इंडिका किसका नाम हो गया, स्पीशी। जीनस क्या हो गई, मैग्नीफेरा। उसके बाद में फैमिली क्या हो गई, एनाकार्डिएसी। उसके बाद ऑर्डर क्या हो गया, सेपिंडल्स, क्लास डाइकोटिलिडन एंड अब फाइलम बोलेंगे कि डिवीजन, तो डिवीजन बोलेंगे एंजियोस्पर्म, क्योंकि मैंगो इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांट किंगडम। लास्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं वीट। तो वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्राइटिकम एस्टिवम। तो एस्टिवम क्या हो गया, स्पीशी नेम। उसके बाद में जीनस इज ट्राइटिकम, सेकेंड इज फैमिली क्या हो गई, पोएसी। उसके बाद ऑर्डर हो गया पोल्स, लास्ट में क्लास हो गई मोनोकोटिलिडन। और अगेन मेरा वही क्वेश्चन, डिवीजन बोलेंगे कि फाइलम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे डिवीजन, तो डिवीजन हो जाएगा एंजियोस्पर्म। सो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 4 को, जो क्या होने वाला है, जो होने वाला है टेक्सोनॉमिकल एड्स। इसके पहले हम इस चैप्टर की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी, एंड पार्ट 3 में हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आज पार्ट 4 वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो देखते हैं क्या होता है टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स ये होते हैं हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क या जूज, म्यूजियम, की, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स। अब आप बोलेंगे मैम ये तो एग्जाम्पल हो गए टेक्सोनॉमिकल एड्स के, बट टेक्सोनॉमिकल एड्स होता क्या है, हमें क्या समझ में आ रहा है। तो देखो टेक्सोनॉमिकल एड्स 2 वर्ड से मिलकर ये बना है। टेक्सोनॉमिकल जो टेक्सोनॉमी की स्टडी करने में हमको हेल्प करें, और एड का मतलब ही होता है बेटा हेल्प। एड वर्ड का मतलब ही क्या होता है, टू हेल्प। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या हो गए, वो सारी चीज़ें या इंस्ट्रूमेंट या टूल्स जो हमको टेक्सोनॉमी की स्टडी करने में हेल्प करेंगे, वो क्या कहलाते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स। और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम्स, मोनोग्राफ, कीज, फ्लोरा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऐसे एड्स जिसमें स्पेसिमेन इन्वॉल्व होते हैं और ऐसे एड्स जिसमें स्पेसिमेंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो स्पेसिमेंस मीन्स जिसमें एक्चुअल में आपको कोई भी प्लांट या एनिमल या कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप आपको शो किया जाएगा कि हाँ दिस इज दिस थिंग, इसीलिए उसको इस कैटेगरी में हमने पुट किया है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एड्स हैविंग स्पेसिमेंस। और दूसरे कुछ ऐसे एड्स होते हैं जो सिंपली बुक टाइप होते हैं जिसमें कोई भी एक्चुअल स्पेसिमेन नहीं होता, तो वो किस में आ जाएंगे, एड्स हैविंग नॉट स्पेसिमेंस। तो जो स्पेसिमेंस वाले टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, एड्स होते हैं, उसमें क्या क्या आता है, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड लास्ट में कीज। ओके,
एंड अगर हम इधर बात करें ऐसे वाले टेक्सोनॉमिकल एड्स जिसमें स्पेसिमेन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें आते हैं फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स। ओके, तो चलिए एक एक करके हम डिटेल में इनको देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बेरियम। तो क्या होता है हर्बेरियम? हर्बेरियम इज बेसिकली स्टोर हाउस। हर्बेरियम क्या होता है? स्टोर हाउस। इट इज अ हाउस, रिपोजिटरी, उसका दूसरा नाम होता है रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड। सबसे पहले उनको सुखाते हैं, प्रेस्ड, उसको किसी भी हार्ड कोई कॉपी या किसी भी हार्ड चीज़ों के बीच में उसको रखते हैं, प्रेस्ड, एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स and are arranged according to universally accepting classification system। आपने बचपन में बहुत किया होगा, रोज़ का आपको कोई फ्लावर देता है तो आप क्या करते हैं, किसी मोटी सी बुक के नीचे उसको डाल के रख देते हैं, उसके बीच में उसको रख देते हैं। थोड़े दिन के बाद आप देखते हैं क्या होता है, वो रोज़ एकदम ड्राइड एंड प्रेस्ड हो जाता है, उसका जो सारा वाटर होता है वो ऑलमोस्ट इवापोरेट हो चुका होता है और वो एकदम ड्राई हो जाता है। सिमिलरली यही चीज़ की जाती है टू क्रिएट हर्बेरियम। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, कोई भी स्पेसिमेन को लेते हैं, उसको पहले ड्राई करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं और फिर उसको प्रिजर्व करते हैं। और प्रिजर्व कैसे करते हैं, एक पर्टिकुलर शीट पे उसको अरेंज करते हैं और फिर जो बहुत सारी शीट्स बन गई उन शीट्स को एक प्रॉपर जो एक सिस्टम है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। तो ये ऐसे बनाते हैं हर्बेरियम। अब जो हर्बेरियम शीट होती है उसमें क्या क्या लेबलिंग होती है, तो herbarium sheets are labeled with information about the date, place of the collection, English name, local name and botanical name, family, collector's name, etc. क्या होता है कि जैसे हमने हर्बेरियम लिया, मान लो ये एक लीफ है और ये मैंने जो रेड कलर की बाउंड्री बनाई ये एक हर्बेरियम शीट है और उसके ऊपर मैंने हर्बेरियम, उसके ऊपर ये लीफ का स्पेसिमेन मैंने लगा दिया है। अब क्या होगा, जो ये लेफ्ट वाला साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन की जाती हैं और वो क्या डिटेल्स होती हैं, वो डिटेल्स होती हैं डेट कि कब इस लीफ को उठा के यहाँ पे प्रिजर्व किया है। दूसरा क्या होता है, प्लेस कि किस जगह पर ये लीफ मिली थी, कहाँ से इसको लेके आए थे। तीसरा, इसमें नाम लिखेंगे कलेक्टर का, किसने इसको कलेक्ट किया है। साथ साथ में इसमें 3 नेम्स आएंगे। क्या क्या नेम्स आएंगे, इसका इंग्लिश नेम क्या है, इस लीफ का लोकल नेम क्या है और साथ साथ में इस लीफ का बोटानिकल नेम क्या है। तो ये सब इंफॉर्मेशन होती है जो इस हर्बेरियम शीट के लेफ्ट कॉर्नर वाले लोअर एंड पे मेंशन करी जाती है और इस तरीके से क्या क्रिएट की जाती हैं, हर्बेरियम शीट्स। क्या क्रिएट की जाती हैं, हर्बेरियम शीट्स। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड अब हम जो पढ़ेंगे विद स्पेसिमेन वाला, जिसमें स्पेसिमेन इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा हर्बेरियम, सेकंड हम पढ़ेंगे बोटानिकल गार्डन। इसमें क्या होता है, दीज आर स्पेशलाइजेशन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। ईच प्लांट इज लेबल्ड विद इट्स बोटानिकल नेम एंड फैमिली। तो क्या होता है, पर्टिकुलर बोटानिकल गार्डन क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पर ऐसी स्पीशी जो खतरे में है, बोले तो इंडेंजर्ड हैं, जो चांसेस हैं वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे हैं, उनको वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है। और प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसके ऊपर पर्टिकुलर लेबलिंग की जाती है कि हाँ इस प्लांट का नाम ये है, इस प्लांट का नाम ये है। इस तरीके से बोटानिकल गार्डन क्रिएट करे जाते हैं। ठीक है, अब फेमस बोटानिकल गार्डन जो हमारे इंडिया में है या फिर इंडिया के बाहर है, सबसे फेमस कौन सा है, रॉयल बोटानिकल गार्डन एट क्यू। और क्यू कहाँ पे है, इंग्लैंड में। ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो रॉयल बोटानिकल गार्डन कहाँ पर है, इंग्लैंड में। इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ पे, हावड़ा, वेस्ट बंगाल में, इंडिया। एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ, इंडिया। तो NBRI कहाँ पे है, NBRI है लखनऊ में, और IBG जो है वो कहाँ पे है, IBG जो है वो है हावड़ा में, इंडिया में, वेस्ट बंगाल में। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ये फेमस एग्जाम्पल हो गए बोटानिकल गार्डन के। तो अब हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं ऐसे वाले टेक्सोनॉमिकल एड्स के जिसमें स्पेसिमेंस इन्वॉल्व होते हैं। पहला हमने कौन सा पढ़ा, पहला हमने पढ़ा हर्बेरियम और दूसरा हमने पढ़ा बोटानिकल गार्डन। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड जो हम देखने वाले हैं वो कौन सा है, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। म्यूजियम्स आप सभी कभी ना कभी तो म्यूजियम्स गए ही होंगे। तो म्यूजियम्स में क्या होता है, ऐसे कुछ स्पेसिमेंस होते हैं, आपने देखे होंगे। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल
फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। तो म्यूजियम्स क्यों क्रिएट करते हैं? म्यूजियम्स जनरली क्रिएट करते हैं रेफरेंस लेने के लिए, स्टडी करने के लिए। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आज से 25 ईयर्स पहले था लेकिन अब वो धीरे 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 करके एक्सटिंक्ट होने लगा है, तो इसीलिए उसको कहाँ प्रिजर्व करके रख लिया जाता है? म्यूजियम में, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। कोई भी कॉलेज होते हैं जो जनरली मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें म्यूजियम होते ही होते हैं फॉर स्टडी पर्पसेस। ओके, आगे अब हम देखेंगे कि म्यूजियम में होता क्या है। तो अब म्यूजियम कंटेन स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेनर्स और जार्स। तो अगर आप कभी म्यूजियम गए हो या आपने अपने स्कूल की बायोलॉजी लैब्स में देखा हो तो कुछ ऐसे लंबे लंबे जार्स होते हैं जिसके अंदर स्पेसिमेन होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कुछ भी है, और उसके अंदर कुछ सोल्यूशन होता है। अब आपके ब्रेन में आता तो होगा कि मैम ये सोल्यूशन क्यों होता है? क्या ये पानी रहता है? पानी में उसको रख देते हैं, पानी में रखेंगे तो मर जाएगा, पर वो तो वैसे ही मरा हुआ है। तो वो सोल्यूशन क्यों रखते हैं हम? उस सोल्यूशन का मतलब क्या है? उसे क्यों डाला जाता है? बेटा वो होता है एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन क्यों है ज़रूरी है? अगर हमने उसमें वो सोल्यूशन नहीं डाला तो क्या होगा? वो डेड ऑर्गेनिज्म है, वो डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डालने से क्या होता है? उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं रहती और नहीं होती, और हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो एज सच वहाँ पर ठीक ठाक बना रहता है। आगे, ड्राइड स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी म्यूजियम में स्टोर करे जाते हैं। इंसेक्ट प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस। अब इंसेक्ट्स को किस में पुट करते हैं? जैसे बटरफ्लाइज हो गई, कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स हो गए। बटरफ्लाइज की बहुत सारी वेराइटी होती हैं, तो कुछ वेराइटीज ऐसे उनको पकड़ते हैं, उनको पहले पिन करके रखते हैं बाय कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। उनको इंसेक्ट्स को लेते हैं, पकड़ते हैं, उन्हें मारा जाता है और उनको पिन करके ऐसे करके इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं उसमें पिन करके इंसेक्ट्स को रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट में स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल। अब जो लार्ज एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए, कुछ मैमल्स हो गए, डायनासोर देखा है ना, तो अब उनको कैसे रखेंगे? क्रोकोडाइल वगैरह हो गए, तो उनको स्टफिंग की जाती है उनकी, और फिर उनको स्टफिंग करके म्यूजियम में स्टोर किया जाता है। कलेक्शंस ऑफ एनिमल स्केलेटन। और क्या क्या होता है म्यूजियम में? म्यूजियम में होता है एनिमल के स्केलेटन। अब डायनासोर जो हो गया उसको स्टफिंग कैसे पॉसिबल है? डायनासोर तो मिलते ही नहीं है। डायनासोर के क्या मिलते हैं? डायनासोर्स के अकेले हमको फॉसिल्स मिलते हैं, उसकी बोन्स हमको मिलती हैं। तो जो बोन्स मिलती हैं तो उसको ऐसे करके प्रिजर्व करके म्यूजियम्स में रख लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको म्यूजियम में देखने को ईजिली मिल जाती हैं। आगे अगला जो हम टेक्सोनॉमिकल एड देखेंगे वो होगा की। तब की क्या होता है? इट इज एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। कैसे? जैसे मैंने सबसे पहले बोला, आपको मैं अपने आप से कैसे डिफरेंशिएट करूंगी, तो आपको मैं अपने आप से ऐसे डिफरेंशिएट करूंगी, मैं सबसे पहले एक की अप्लाई करूंगी जो की क्या होगी? क्लास 11th। तो क्लास 11th वाली की अप्लाई करने से क्या होगा? आप सब अलग हो जाएंगे और मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। अब आप एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गए। अब आप एक बहुत बड़ा ग्रुप जब हो गए तो मैं अगली की जो आप पर अप्लाई करने वाली हूँ वो क्या हो गई? वो की मैं अप्लाई कर देती हूँ आपके स्कूल बोर्ड पे। तो आप में से कुछ होंगे ICSC, कुछ होंगे CBSE, कुछ होंगे MP बोर्ड या UP बोर्ड या कहीं भी कोई से भी बोर्ड। तो इससे क्या होगा? इससे आप वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे। अब उसके बाद भी अब MP बोर्ड, CBSE, UP बोर्ड, ये भी बहुत बड़ी बड़ी सेपरेट कैटेगरीज क्रिएट हो गई। अभी भी मुझे आप सब में और डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं, तो अब मैं और कीज़ उसमें अप्लाई करूँगी। और कीज़ में मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ? जैसे कि आप सब में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं, तो बहुत 50 to 80% ऐसे होंगे जो स्पेक्स वाले होंगे, तो वो अलग हो जाएंगे, और जो बाकी 50% होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से कीज़ को अप्लाई किया जाता है जो किस पे बेस्ड होती हैं? सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर। तो जो भी हम कैरेक्टर लेते हैं की में वो कैसे रहते हैं? दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग, ज़मीन आसमान का अंतर रहता है उनमें। बट हमेशा कैसे लेते हैं उनको? हमेशा उनको पेयर में लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, कीज़ में कैरेक्टर्स को हमेशा किस में लिया जाता है? हमेशा उसको पेयर में लिया जाता है। इसलिए उसे क्या बोला जाता है? इसलिए उसको बोला जाता है कपलेट। क्या बोला जाता है? इसलिए उसे कपलेट, दो लोग।
तो दो हम लोग कैरेक्टर्स लेते हैं और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोल दिया जाता है, कपलेट। ईच कपलेट हैज टू ऑपोजिट ऑप्शंस ऑफ दीज, ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। अब जैसे आपने कोई भी ऑप्शन लिया, दो आपने कैरेक्टर्स ले लिए, अब उसका क्या, एक है प्लस और एक है माइनस। किसी भी चीज़ के दो ही एस्पेक्ट होते हैं ना, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो आपने यहाँ पे जो दो कैरेक्टर लिए हैं ना, उसमें भी दो ऑप्शंस होंगे, या तो एक्सेप्टेंस और या तो अदर इज रिजेक्टेड, जिसमें से एक को क्या करा जाएगा, एक्सेप्ट, और दूसरे को कर दिया जाएगा रिजेक्ट। ओके, लास्ट पॉइंट, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। अब की में जो अप्लाई करते हैं हम, जो स्टेटमेंट्स अप्लाई करते हैं हम, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लीड। क्या कहलाते हैं वो स्टेटमेंट्स कहलाते हैं लीड। हर एक पेयर जो होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, वो कहलाता है कपलेट, और जो हर स्टेटमेंट होता है वो कहलाता है लीड। बाकी जो दो स्टेटमेंट्स, जो हमने दो कैरेक्टर्स लिए हैं, उसमें दो प्रोबेबिलिटी हैं, या तो उसे एक्सेप्ट करेंगे या तो उसे डिनाई कर देंगे। दिस इज एवरीथिंग अबाउट कीज। आगे अब हम पढ़ते हैं फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या हो गया, फ्लोरा ऐसा वाला टेक्सोनॉमिकल एड है जिसमें क्या नहीं होता, जिसमें स्पेसिमेन नहीं होता। ओके, द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज ऑफ अ गिवन एरिया। तो क्या लिखा हुआ है, किसी भी हैबिटेट या डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं भी किसी भी एरिया में जनरल अकाउंट पता करना कि कौन कौन सी प्लांट स्पीशी वहाँ पे हैं, उसको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरा। तो आप इसको कैसे लर्न करोगे, आप इसको ऐसे लर्न करोगे, फ्लोरा इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्लांट। तो आप इसको ऐसे लर्न कर लो, किसी भी एरिया में प्लांट्स की सारी स्पीशी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं हम उसे, फ्लोरा। उसको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरा। नेक्स्ट इज मैनुअल। मैनुअल क्या होता है, द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशी फाउंड इन एन एरिया। तो क्या लिखा हुआ है भैया यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी एक एरिया में आपको फाइंड करना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। अब ना तो इसमें प्लांट्स को स्पेसिफाई किया गया, ना इसमें एनिमल्स को स्पेसिफाई किया, इसमें जस्ट क्या लिख दिया है, नेम्स ऑफ द स्पीशी। तो बेटा मैनुअल जो होती है ना, मैनुअल से हमको ये समझना है कि किसी भी एक एरिया में जो भी सारे प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, उनका एक जनरल रिकॉर्ड रखने वाली एक बुकलेट है, जिसे क्या बोल दिया जाता है, मैनुअल। ओके, और उसको हम स्टडी करते हैं कि हाँ ठीक है, ये पूरा जो एरिया है इसमें कितने प्लांट्स मिलेंगे, कितने एनिमल्स मिलेंगे, कौन कौन सी वेराइटी मिलेगी, वो सब हमको सारी इंफॉर्मेशन मैनुअल से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला टेक्सोनॉमिकल एड जो है वो है मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ होता है द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ओनली ऑन वन टेक्सॉन। अब आपने अभी टेक्सॉन पढ़ चुके हैं, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें आप समझ चुके होंगे टेक्सॉन क्या होता है। तो जनरली जो कैटलॉग्स होते हैं, वो कैटलॉग किसी एक टेक्सॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैरी करता है। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उसमें सिर्फ एक टेक्सॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलने लगते हैं मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ हमको क्यों हेल्प करते हैं, मोनोग्राफ हमको हेल्प करते हैं किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में कंप्लीट स्टडी करने के लिए। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फ्लोरा पढ़ा, हमने मैनुअल पढ़ा, हमने अब पढ़ा मोनोग्राफ। लास्ट हम लोग देखते हैं कैटलॉग। तो कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग तो आपने बहुत सुना भी होगा। तो कैटलॉग एक ऐसी बुकलेट होती है या ऐसा शीट होता है जिसमें अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होता है स्पीशी का। किसी भी एरिया में या किसी भी पर्टिकुलर जगह पर स्पीशी कौन कौन सी मिल रही हैं, उनका एक जो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट वाली एक बुक रहती है, वो क्या कहलाती है, कैटलॉग। क्या कहलाती है, कैटलॉग। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़े टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें हमने पढ़े विद स्पेसिमेंस एंड विदाउट स्पेसिमेंस। इनको हमने डिटेल में देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू।